हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा इज, यहाँ पर पूछा गया था कि लोकिया रूब्रा का कलर कैसा रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ब्राउन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज रेड, ऑप्शन नंबर सी इज येलो एंड ऑप्शन नंबर डी इज वाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेड। लोकिया रूब्रा का जो कलर है वो रेड कलर का रहता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। A type of presentation in which the fetal buttocks present at the pelvic inlet and the denominator is sacrum is called as। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम प्रेजेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए पेल्विक इनलेट में एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पर हमें यदि सैक्रम बोन जो है वो डिनोमिनेटर है, मतलब वो फील हो रही है, फीटस के जो बटक्स पार्ट हैं वो प्रेजेंट है, वो फील हो रहे हैं, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, कौन सी प्रेजेंटेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज नी प्रेजेंटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फुटलिंग प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रीच प्रेजेंटेशन। जब भी फीटस का बटक्स वाला रीजन अगर जो पेल्विक इनलेट में प्रेजेंट है या फिर डिनोमिनेटर सैक्रम बोन है तो उस कंडीशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है द सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम पेशेंट को इंट्रावीनस थेरेपी दे रहे हैं उसमें सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशन रहेंगे ये सभी सिर्फ किसी एक को छोड़ के। इंट्रावीनस थेरेपी के टाइम पर जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो बताने हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्लूइड ओवरलोडेड, फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज इन्फेक्शन, जो साइट रहेगी आईवी इन्फ्यूशन के लिए वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन्फिल्ट्रेशन। इंट्रावीनस थेरेपी के टाइम पर फ्लूइड ओवरलोडेड, एयर एम्बोलिज्म एंड इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है, इसे छोड़कर ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होने के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलेंगे ये सभी सिर्फ किसी एक को छोड़कर, इनमें से किसी एक को छोड़ के ये सभी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, पेशेंट में जो स्किन है उसमें टर्गर या इलास्टिसिटी लूज रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पोस्च्यूरल हाइपोटेंशन, पोस्च्यूरल हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। पोस्च्यूरल हाइपोटेंशन में क्या होता है, यदि कोई पेशेंट लाइंग डाउन की कंडीशन में है या सिटिंग पोजीशन में और वो सडनली खड़ा होता है तो इसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, उस कंडीशन को पोस्च्यूरल हाइपोटेंशन एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में है इंक्रीज्ड टेम्परेचर, या फिर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज इंक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर, और जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है ये इंक्रीज नहीं होगा
फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट यदि हो रहा है उस कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द फैक्टर्स दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलैलिटी आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि सीरम ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डायबिटीज़ इंसिपिडस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज यूरेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज रीनल फेल्योर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी रीनल फेलियर। रीनल फेलियर फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा सीरम ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। बाकी ये सभी कंडीशन में जो सीरम की ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल्स दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि पेन के परसेप्शन और ट्रांसमिशन को रिड्यूस और इनहिबिट करने के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ल्यूकोट्रिन्स, ऑप्शन नंबर सी इज एंडोर्फिन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेरोटोनिन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन जो केमिकल है ये पेन के परसेप्शन को, ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमें जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका एमटीपी एक्ट फॉलो कर रहे हैं, हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो हम क्या कंडीशन जो हैं उस कंडीशन में हम एमटीपी एक्ट दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़कर जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सीवियर कार्डियक डिसीज़, यदि जो फीमेल है वो सीवियर कार्डियक डिसीज़ से सफ़र कर रही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, यदि जो फीटस है उसमें किसी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप की कंडीशन से यदि प्रेगनेंसी हुई है एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, या जो प्रेगनेंसी है वो अनप्लान्ड है उसकी कंडीशन में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एमटीपी एक्ट को हम फॉलो कर सकते हैं इन सभी कंडीशन में, सिर्फ किसी एक कंडीशन को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी यदि है तो उस कंडीशन में हम एमटीपी एक्ट को अलाउ नहीं करेंगे। बाकी ये जो तीनों कंडीशंस दी गई हैं इन कंडीशंस में हम एमटीपी एक्ट को अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मूवमेंट ऑफ हैंड टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। यदि हम अपने हैंड्स का जो मूवमेंट है वो अपने बॉडी के मिड लाइन की तरफ करें तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एबडक्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ एडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ इन्वर्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इवर्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एडक्शन। हमारी यदि हम अपने जो हैंड्स हैं उनको अपने बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूव करके लेके आ रहे हैं तो वो कंडीशन एडक्शन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोक्सिया में बी कॉज्ड बाय द ऑल ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि हाइपोक्सिया के ये सभी कारण हैं, इन सभी कारण से हाइपोक्सिया हो सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ डिक्रीज हीमोग्लोबिन, यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यदि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया, किसी एरिया में ब्लड सप्लाई ना हो पाए, डिक्रीज हो जाए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंक्रीज हीमोग्लोबिन,
या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर हमें हाइपोक्सिया के कॉजेज़ बताने हैं, इनमें से किसी एक को छोड़ के, मतलब कोई एक कॉज नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट। स्टेट नर्सिंग काउंसिल के ये सभी फंक्शंस हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूशन। स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो ये चीज़ को डिटेक्ट करता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं इंस्टीट्यूशंस में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करना। ऑप्शन नंबर सी इज रजिस्टर ऑल ट्रेन नर्सेस एंड प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिसेस। सभी ट्रेन नर्सेस को रजिस्टर्ड करना और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना प्रैक्टिस के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन नर्सेस, सभी ट्रेन नर्सेस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हमें फंक्शन बताना है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन नर्सेस। जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है यह उसका फंक्शन नहीं है कि वो जितनी भी ट्रेन नर्सेस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज्ड टू ट्रीट नोशिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट। ये सभी जो मेडिसिन हैं नोशिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाती है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डोपामिन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज कैनाबिनॉइड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस होती हैं जो कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, ना कि नोशिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इज। हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है। हाइपरकैलेमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसे हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एटिनोलॉल, ऑप्शन नंबर बी इज प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन नंबर सी इज नाइट्रोग्लिसरिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। यहाँ पर पूछा गया है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आयोडीन वो कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, कौन से हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो आयोडीन की वजह से हो पाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गॉइटर एंड क्रेटिनिज्म, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, ऑप्शन नंबर सी इज टायरोसिन एंड थायरोक्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रिप्सिन और थायरोक्सिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। यदि एक पेशेंट को एक्यूट एंजाइनल अटैक हुआ है तो हम उसके लिए कौन सी मेडिकेशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन नंबर बी इज नाडोलॉल, ऑप्शन नंबर सी इज एटिनोलॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइट्रोग्लिसरिन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है एक्यूट एंजाइनल अटैक को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर। यहाँ पर पूछा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी इज एर्गोमेट्रिन, ऑप्शन नंबर सी इज मीजोप्रोस्टॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्यूवाडिलन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी इज वीनस रिटर्न, ऑप्शन नंबर सी इज हार्ट रेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉर्मल बॉडी वेट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल बॉडी वेट। नॉर्मल बॉडी वेट जो है ये फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता है ब्लड प्रेशर को, बाकी ये सभी फैक्टर डालते हैं ब्लड प्रेशर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज इज। यदि एक चिल्ड्रन 1 ईयर की एज का है तो उसके लिए हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी साइट पर एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डोर्सोग्लूटियल साइट, ऑप्शन नंबर बी इज वेस्टस लैटरलिस, ऑप्शन नंबर सी इज वेंट्रोग्लूटियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेल्टॉइड साइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्टस लैटरलिस। वेस्टस लैटरलिस मसल को यूज़ किया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। यदि एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है और हमें उसे माउथ केयर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन को यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इज लेटरल पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी इज सुपाइन पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नी चेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लैटरल पोजीशन। अनकॉन्शियस पेशेंट को माउथ केयर प्रोवाइड करने के लिए लैटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट सेंट्रल एंड एक्सेसिबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमें एक चिल्ड्रन है जो कि 1 ईयर ऑफ एज का है और उसकी हमें पल्स चेक करना है तो कौन सी मोस्ट सेंट्रल और एक्सेसिबल आर्टरी के द्वारा हम पल्स को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ब्रेकियल, ऑप्शन नंबर बी इज कैरोटिड, ऑप्शन नंबर सी इज डॉर्सालिस पेडिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पॉप्लिटियल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी के द्वारा जो चिल्ड्रन है उसमें पल्स को चेक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है a thorough investigation made to evaluate the overall nursing care received by a patient is called। यहाँ पर पूछा है कि यदि हमें इवेल्युएट करना है कि जो भी पेशेंट को ओवरऑल नर्सिंग केयर प्रोवाइड की गई है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इवेल्युएट करना है हमें, तो हम कौन सी प्रोसेस के द्वारा उसे इवेल्युएट करेंगे कि जो पेशेंट है उसे ओवरऑल नर्सिंग केयर जो उसने रिसीव की है वो उसे अच्छे से प्रोवाइड की गई है या नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नर्सिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नर्सिंग ऑडिट, ऑप्शन नंबर सी इज मेडिकल ऑडिट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नर्सिंग असेसमेंट। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नर्सिंग ऑडिट। यदि हमें पेशेंट की ओवरऑल जो नर्सिंग केयर है उसे इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए नर्सिंग ऑडिट के द्वारा इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है patient fall due to improper application of restraint in the ICU is an act of। यहाँ पर पूछा गया है कि ICU में एक पेशेंट है जिसे अच्छे से रिस्ट्रेन नहीं किया गया, इम्प्रॉपर रिस्ट्रेंट के कारण जो पेशेंट था वो फॉल हो गया, गिर गया, तो उसके लिए कौन सा एक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है, कौन सा एक्ट रहेगा ये? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज असॉल्ट, option number B is battery, option number C is negligence and option number D is fraud। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेग्लिजेंस। यदि पेशेंट जो है फॉल हो जाता है, उसे अच्छे से रिस्ट्रेंट नहीं किया है आईसीयू में जिसकी वजह से पेशेंट फॉल हो गया है, तो उस कंडीशन को नेग्लिजेंस कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। यदि पेशेंट को थायमीन डेफिशिएंसी हो गई है तो उसकी वजह से कौन सी डिसीज कंडीशन अराइज होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कार्डियक बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर बी इज infantile beriberi, option number C is peripheral neuritis and option number D is none of the above। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक बेरीबेरी। जो पेशेंट को थायमीन डेफिशिएंसी है तो उसका रिजल्ट कार्डियक बेरीबेरी डिसीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लडर कॉज्ड बाय इस्चेरिया कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसे यूरिनरी ब्लडर में इन्फेक्शन हो गया है इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया की वजह से, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है ये बैक्टीरिया। तो हमें बताना है कि यूरिनरी ब्लडर में यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सिस्टाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इज यूरेथ्राइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिस्टाइटिस। यदि यूरिनरी ब्लडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस टर्म को यूज़ किया जाता है यूरिनरी ब्लडर के इन्फेक्शन के लिए। उस क्वेश्चन में पूछा गया है साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ये सभी अस्थमा के साइन एंड सिम्टम हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन नंबर बी इज फीवर, ऑप्शन नंबर सी इज वीजिंग, ऑप्शन नंबर डी इज चेस्ट पेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, फीवर। अस्थमा के साइन एंड सिम्टम जो है ये सभी हैं सिर्फ फीवर को छोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है जब हम उसका डायग्नोस्टिक कर रहे हैं डायबिटीज़ का, तो यहाँ पर उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टाइप फर्स्ट डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टाइप सेकेंड डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी इज गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेरियस मेथड्स ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है यदि इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग मेथड यूज़ की जा रही है तो उनमें से ये सभी मेथड रहेंगी सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन नंबर सी इज फीटल ब्लड सैम्पलिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन।
इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग की मेथड्स हैं ये सभी किसी एक को छोड़ के, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड टू हैव इंसोम्निया, द टर्म इंसोम्निया मीन्स, यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेशेंट है वो इंसोम्निया से उसे डायग्नोस किया गया है, यहाँ पर इंसोम्निया का क्या मतलब रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ इनएबिलिटी टू थिंक, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनएबिलिटी टू मूव, ऑप्शन नंबर सी इज़ इनएबिलिटी टू ईट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इनएबिलिटी टू स्लीप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।